हेलो। ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज से हमारी मैथ की क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिक नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ अपने आप को। मेरा नाम है तबरेज़ अली और मैं आपका मैथ फैकल्टी हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। तो आज हम देखने वाले नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, जो पहला टॉपिक है मैथ का, नंबर सिस्टम की नंबर्स क्या होते हैं और इन्हें हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पर। नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या को हम, जो भी हमारी संख्या है, संख्या कितनी आपने देखे होंगे, 0 से 9 तक की संख्या आपने देखे हैं। इसके बाद रोमन नंबर देखे हैं और दूसरे नंबर देखे हैं। तो ये जो भी नंबर है उन्हें हम एक पद्धति में, ठीक है, किस उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, नंबर सिस्टम। तो नंबर हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, पर हमें जो सिलेबस में है, मैथ के सिलेबस में, वो क्या है, वो है सम्मिश्र संख्या। क्या है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, एक वो नंबर जो ओरिजिनल में आप यूज़ करते हो और एक वो नंबर जो कि कभी हो नहीं सकता। ठीक है, वो सिर्फ कल्पनाओं में है। कल्पना को आप जानते होंगे, कल्पना चावला। ठीक है, वो वाली नहीं, आपकी कल्पना मतलब इमेजिनेशन। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है ठीक है, इसमें दो पद होते हैं। पहला पद जो है ये कहलाता है आपका क्या, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक पद। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर आएगी काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक और काल्पनिक दो संख्याओं को मिलाने से हमारी क्या बनती है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जो आपने देखे हैं 0 1 2 ऐसा करते करते 9 तक। और काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या का मतलब होता है किसी भी अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आना। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से। किससे, आयोटा से। तो ये भी हमारे क्या है, सिलेबस से बाहर है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या जो है, जो वास्तव में आप उपयोग करते हैं, वही आपकी क्या होगी, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में भी आप बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक, जैसे आपने देखे होंगे दशमलव। ठीक है, दशमलव पद्धति होती है एक, जो हमें पढ़ना है। जिसे बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल ये हमारे सिलेबस में डेसिमल। और बाकी की जो हैं जैसे ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये बेसिकली किस में आती हैं, ये कंप्यूटर में आती है। ठीक है, कंप्यूटर के सिलेबस में आएगी क्या, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव आपको पता है क्या चीज़ है, एक पॉइंट होता है इस तरह से। तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव। अब जब हम दशमलव के अंदर आए तो हमें और चीज़ें नज़र आई। कैसी, कि दशमलव में भी दो अलग अलग कैटेगरी बढ़ गई। एक हो गई क्या, परिमेय संख्या, और एक हो गई क्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, परिमेय हम उन संख्या को बोलते हैं जो रिपीट होती है। ठीक है, दशमलव के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं,
0.4, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, परिमेय संख्या क्या होती है, ये रिपीट होंगी, और अपरिमेय क्या होती है, नॉन रिपीट। अब 0.4, तो क्या मैं इसे 4/10 के फॉर्म में लिख सकता हूँ? या तो मैं क्या देख सकता हूँ कि पॉइंट के बाद क्या है 4, और 4 के बाद क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या, यहाँ 0 है, और मतलब यहाँ क्या हो रहा है, 0 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन। तो परिमेय संख्या क्या होती है कि या तो वो क्या हो, रिपीट हो, या फिर क्या हो, उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और इसे क्या होगा, इसे हम नहीं लिख सकते। जैसे इसमें कौन सी संख्या आ जाएंगी, इसमें संख्या आ जाएंगी √2, √3, ये मतलब चलते ही जाएंगे कैसे, जैसे इसकी कुछ भी वैल्यू होगी 1.4, 6, 7, 8, 9, पर हम ये नहीं बोल सकते जैसे लिखा हुआ है 2.3, 4, 8, 9, 7, 6। तो देखो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई भी पैटर्न नहीं है। अब 6 के बाद क्या आएगा हम नहीं बता सकते, 6 के बाद क्या आएगा। तो ये जो संख्या आएगी ये क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर इसी की जगह ऐसा होता 2.3, 4, 3, 4, 3, 4, तो आपको क्या दिख रहा है कि 3, 4, 3, 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है इसलिए किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या के अंदर। बात समझ में आ रही है कि जो संख्या का कोई पैटर्न नहीं होगा, ठीक है, रेंडमली वो चलते जा रही है, उसका कोई पैटर्न नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हमें नहीं पता, वो क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या। और जिसमें कोई संख्या रिपीट होगी, चाहे वो जोड़ा रिपीट हो, चाहे सिंगल संख्या रिपीट हो, चाहे सिंगल संख्या रिपीट हो, चाहे जोड़ा रिपीट हो, वो क्या में आएगी, परिमेय संख्या में, ठीक है। इसमें क्या हो सकती है, जैसे पूर्ण संख्या भी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, या कोई पॉइंट वाली संख्या हो सकती है, या फिर कोई फ्रैक्शन वाली संख्या हो सकती है। ये सब किस में आएगी, परिमेय संख्या में। और अपरिमेय संख्या में जैसे रूट में कोई संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये कभी भी क्या होती है, रिपीट नहीं होती, ठीक है। और अब एक कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, तो उनको मैं कन्फ्यूज़ थोड़ा सा दूर कर दूँ। जैसे 22/7 और पाई। अब 22/7, तो 22/7 क्या मुझे P/Q के फॉर्म में नज़र आ रहा है, 22/7 आ रहा है नज़र। तो 22/7 किस में आ जाएगा, हमारा परिमेय संख्या के अंदर, ठीक है। किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें पाई, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती, ठीक है। इसलिए पाई काय में आता है, क्योंकि पाई कभी भी क्या होता है, रिपीट नहीं होता। पाई की हजारों लाखों तक वैल्यू चलती जाती, कभी भी रिपीट नहीं होती। इसलिए पाई काय में आएगा, अपरिमेय संख्या में। और परिमेय संख्या में क्या आएगा, 22/7, क्योंकि 22/7 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो फिर आप बोलेंगे कि तो फिर हम तो इसको मैथ में यूज़ करते हैं, पाई बराबर 22/7। तो ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है। 22/7 जो है ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है, लगभग मान होता है इतना, 6 डिजिट तक। 7वें डिजिट से क्या होता है, बदल जाता है। तो 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक इन दोनों का मान क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी दोनों का मान जो होता है वो अलग अलग होता है, 7वें डिजिट से चेंज हो जाता है। तो इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखे थे क्या, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जो है इसको भी हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर, पूर्ण और अपूर्ण, ठीक है। पूर्ण, थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है, समझ लेना, ठीक है। पूर्ण, भिन्न और अपूर्ण भिन्न, ठीक है। पूर्ण भिन्न और अपूर्ण भिन्न। अपूर्ण भिन्न को ही बोलते हैं हम क्या, मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न भी बोलते हैं इसको, मिश्र भिन्न। तो पूर्ण भिन्न और मिश्र भिन्न क्या होता है, ठीक है। पूर्ण भिन्न का मतलब होता है, भिन्न मतलब क्या होता है, पहली चीज, भिन्न का मतलब होता है P/Q। ये भिन्न है हमारी, P/Q क्या है, हमारी भिन्न है, ठीक है।
जैसे कोई भी संख्या लिखी 3/5, 2/3, 4/9, ये सब क्या है? ये सब हमारी भिन्न है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर मतलब अंश, अंश जो होता है वो हर से हमारा छोटा होता है। अंश क्या होगा? हर से हमारा छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण भिन्न कहलाएगी। अब अपूर्ण भिन्न क्या होती है? अपूर्ण भिन्न में क्या होगा कि अंश आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब अपूर्ण भिन्न है या मिश्र भिन्न है? मिश्र भिन्न है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब एक तो यहाँ पर आपकी क्या है? एक संख्या है, और साथ में प्लस में क्या है? एक भिन्न है। जैसे ये जो है, इसका मतलब क्या है? 1 + 2/5, मतलब एक तो आपकी पूर्ण संख्या है और एक क्या है? भिन्न है। तो इसका जो मिक्सअप है, ठीक है, मतलब इसका जो मिश्रण है वही हमारा क्या कहलाता है? अपूर्ण संख्या कहलाता है, अपूर्ण भिन्न कहलाता है, सॉरी, अपूर्ण भिन्न। इसका मतलब क्या होता है कि जो P/Q यहाँ पर जो संख्या है उसमें आपका अंश जो है वो हर से क्या होता है? बड़ा होता है। अंश जो है वो हर से क्या होता है? बड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। और अगर अंश आपका छोटा होगा हर से, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण भिन्न कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? इन सब पे हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अभी जो मैंने जितना भी आपको करवाया हूँ उस सब पे हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पर पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि पहले आप एक पूरा डायग्राम देख लोगे कितनी चीज़ें होती हैं, फिर एक एक करके हम सबको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पर पहले आप इन चीज़ों को समझ लो। ये हो गया। अब यहाँ से ही हमारे पास एक चीज़ निकलती है, उसका नाम है इंटीजर। इंटीजर बोले तो वास्तविक संख्या, नहीं वो तो रियल नंबर होता है, सॉरी, वास्तविक संख्या नहीं, मतलब से बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होती है? इंटीजर को हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हम डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर को किसमें? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और न्यूट्रल। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या क्या होंगी? ऋणात्मक संख्या मतलब -1, -2, -3, इस तरह से चलते जाएगा। कहाँ तक चलते जाएगा? -इन्फिनिटी तक। इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक इंटीजर। ठीक है, धनात्मक इंटीजर में क्या होगा? 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये भी चलते जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। तो ये क्या होगा? हमारा धनात्मक इंटीजर। न्यूट्रल क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है 0। 0 पे आपको ये नहीं पता कि कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, 0 पे कोई भी साइन नहीं होता, माइनस और प्लस नहीं होता, इसलिए क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसी को हम और दूसरे तरीके से बांट सकते हैं। किस तरीके से? तो पहले आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, हाँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो धनात्मक इंटीजर है आपका, ठीक है, धनात्मक इंटीजर है, इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो आप प्राकृत संख्या। क्या बोलते हो? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, n से, कैपिटल N से, मतलब क्या है? प्राकृत संख्या। और इसी प्राकृत संख्या के साथ आप क्या ले लो? 0। अगर इसी प्राकृत संख्या के साथ आपने किसको ले लिए? 0 को काउंट कर लिए, तो ये आपको कहलाता है होल नंबर। होल नंबर या पूर्ण संख्या। मतलब जब शुरुआत हुई गिनती की, तो आपने गिनना शुरू करा, तो किसी भी चीज़ को आपने बोला क्या? ये 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, आप मतलब पहले जब आदि मानव थे तो जानवरों को गिनते थे कि यहाँ शिकार करना है हमें, तो गिनते थे कि ये 1 है, 2 है, 3 है। पर फिर बाद में क्या हुआ कि 9 से आगे जाने के लिए फिर हमने क्या, किसका यूज़ करें? 0 का। ठीक है, जब हमें 10 लिखने की ज़रूरत पड़ी, जब हमने किसका यूज़ करें? 0 का। तो जब हम पहले क्या थी? प्राकृत संख्या थी, क्योंकि ये प्रकृति के थ्रू हम गिनते थे। पर फिर हमें जब 0 की खोज हुई, तो उसके बाद ये पूरा क्या कहलाया? पूर्ण संख्या कहलाया। ठीक है, तो एक तो ये था इसका डिवीज़न। और इंटीजर को हम किस तरीके से बांट सकते हैं? अब ये जो होल नंबर, ये जो पूरा है, ठीक है, ये जो पूरी संख्याएं हैं इतनी,
इसे हम और किस तरह से बांट सकते हैं, इसे हम बांट सकते हैं सम और विषम में, सम संख्या और विषम संख्या, मतलब ऑड और इवन नंबर में, ऑड और इवन नंबर में। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जिसमें 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा, वो क्या कहलाएगी? हमारी सम संख्या कहलाएगी। जिसमें 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो क्या कहलाएगी? सम संख्या। क्या क्या होती है ये? 2, 4, 6 ऐसा करते करते, और इस साइड भी कहाँ तक? -2, -4, -6, -8, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाती है? हमारी सम संख्या। अब आप देख रहे हो कि यहाँ सब में कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर है। सब में कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर है। पर यहाँ आपका अंतर कितने का आ गया? 4 का। इसका मतलब यहाँ पर एक संख्या गायब है बीच में। तो कौन सी संख्या है वो जो छूट गई? वो है 0। मतलब कि 0 एक ऐसी संख्या है जो सम है, ठीक है। 0 क्या है? सम है। पर 0 पे कोई साइन नहीं होता, मतलब ना तो वो प्लस होती है ना ही वो नेगेटिव होती है, वो सिर्फ, पर वो आती किस में है? सम संख्या में आती है। ऐसे विषम संख्या में क्या होता है? जिसमें 2 से डिवाइड आपका नहीं होगा, वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। क्या क्या होती है ये? -3, -1, 1, 3, 5, 7, ठीक है। इस तरह से चलते जाएगा। ये सब क्या कहलाएगी? आपकी विषम संख्या। विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं जाए वो विषम संख्या, जिसमें 2 से भाग चले जाए वो सम संख्या। अब मैं थोड़ा सा साइड का रफ कर देता हूँ, इधर साइड का नोट कर लो आप जब तक। अब ये जो है हमारी, ठीक है, प्राकृत संख्या, इसे हम किस तरह से और बांट सकते हैं? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम और किस तरह से बांट सकते हैं? तो इसे हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है अभाज्य संख्या, दूसरा है भाज्य संख्या, और तीसरा है ना भाज्य ना अभाज्य, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, और ये तीसरी कैटेगरी क्या है? अभाज्य संख्या मतलब वो नहीं है, अभाज्य संख्याओं का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उसी संख्या का भाग जाए वो अभाज्य होती है। ये गलत डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन क्या है कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर, यानी बोले हम गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड कितने हो? सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना कम ना ज़्यादा, फिक्स कितने? 2। जिनके फैक्टर जो हैं गुणनखंड, ऐसी जितनी भी संख्या हैं जिनके गुणनखंड कितने हैं? 2, वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या। जैसे आप देखिए 3, तो 3 के क्या क्या फैक्टर है? 1 और 3। 5 के कितने? 1 और 5। 7 के कितने? 1 और 7, ठीक है। 9 हम देखेंगे तो 9 के कितने हो जाएंगे? 1, 3, 3। ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आई? तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? 2, ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, फिक्स कितने? 2, वो क्या कहलाएगी? हमारी अभाज्य संख्या। और ऐसे संख्या जिनके फैक्टर जो हैं वो क्या हो? 2 से ज़्यादा हो। 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं? 3, 4, 5, कितने भी, बस 2 से ज़्यादा होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी? हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। 4 के फैक्टर क्या है? 1, 2 एंड 4, ठीक है। 6 से क्या है? 1, 2, 3 और 6, ठीक है। ये तो ऐसी जितनी भी संख्या है जिनके जो गुणनखंड है वो कितने हैं? 2 से ज़्यादा है, वो क्या कहलाएगी? हमारी भाज्य संख्या।
ये सम विषम का कॉन्सेप्ट अलग है। सम और विषम में क्या है कि 2 से भाग जाएगा तो सम, 2 से भाग नहीं जाएगा तो विषम। और भाज्य और अभाज्य का सिस्टम अलग है। अभाज्य क्या होती है जिसमें 2 गुणनखंड हो, और भाज्य क्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो अब एक संख्या रह गई हमारी और वो है 1। आप देखिए कि 1 के कितने गुणनखंड है, तो 1 का तो एक ही गुणनखंड है 1। तो अब आप बताइए कि ये जो है इसे भाज्य में रखा जाए या अभाज्य में रखा जाए, क्योंकि अभाज्य की डेफिनेशन है कि 2 गुणनखंड होना चाहिए और भाज्य की डेफिनेशन है 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। पर एक जो है इसके तो एक ही फैक्टर है, तो इसे हम किस में काउंट करते हैं, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। अब देखिए आपसे इस पर किस तरह से पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि एक जो है वो कौन सी संख्या है, ठीक है। तो एक विषम संख्या है, एक क्या है, विषम संख्या है, लेकिन ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। 2 का पूछ सकता है आपसे, 2, तो 2 देखिए 2 के भी कितने गुणनखंड होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। तो 2 जो है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि 2 जो है, 2 क्या है, भाज्य है या अभाज्य। तो 2 जो है वो क्या है, अभाज्य, लेकिन कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या है 2, लेकिन कैसी है, अभाज्य। तो 2 एक लौती ऐसी सम संख्या जो कि क्या है, अभाज्य। बाकी जितनी भी सम संख्या होंगी वो सब क्या होंगी, भाज्य होंगी, ठीक है। सिर्फ 2 क्या है, अभाज्य। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना हम नोट कर लीजिए। कहाँ है सफ़ेद में, हाँ। तो अब हम देखते हैं किस पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। जैसे कोई संख्या आपको लिखी हुई है 2 3 4 5। अब इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, पहली चीज़ कि इसका स्थानीय मान क्या है, ठीक है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है, इसकी फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान, ठीक है। स्थानीय मान और अंकीय मान। तो देखिए स्थानीय मान, स्थान मतलब क्या होता है कि कौन से स्थान पे है वो। तो जैसे आपसे पूछ रहा है कि 2 जो है, 2 कौन से स्थान पे है, तो आपको दिख रहा है कि 2 है और उसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3। तो 2 का स्थानीय मान कितना है, 2000 है। 3 का कितना है, 3 का है आपका 300। 4 का कितना है, 4 का 40 है स्थानीय मान। और 5 का कितना है, 5 का 5। तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो कौन से स्थान पे है। तो 2 कौन से स्थान पे है, 2000 पे। 4 कौन से स्थान पे है, 40 पे है। अंकीय मान का मतलब क्या होता है, अंकीय मान का मतलब होता है कि कौन सा अंक है। अगर हम देखें कि 3 का अंकीय मान कितना है, तो 3 ही है। 5 का कितना है, 5। 4 का कितना है, 4। 2 का कितना है, 2। मतलब कि जो वो अंक है वही उसका क्या है, अंकीय मान है। और स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो कौन से स्थान पे आया हुआ है। इसमें पॉइंट की संख्या भी पूछ सकते हैं आपसे, 2.468। आपसे पूछ सकते हैं कि 6 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। 6 का क्या स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 6 क्या है, 6 तो यहाँ है, उसके पहले क्या है 4, तो यहाँ 0 लगा है, उसके बाद क्या है पॉइंट। तो ये क्या हो गया हमारा 6 का स्थानीय मान हो गया। अंकीय मान बोलेंगे तो अंकीय मान क्या होगा 6 का, 6 ही होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब कि वो कौन से स्थान पे है, और अंकीय मान का मतलब कि उसका अंक कितना है। तो जो दिख रहा है वही उसका अंक है, और स्थानीय मान का मतलब कौन से स्थान पे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। इस साइड हम जाएंगे तो क्या होगा, नंबर बढ़ते जाएंगे, और इस साइड क्या होंगे, नंबर कम होते जाएंगे, ठीक है। इस साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और इस साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आपसे पूछ सकता है इसमें क्या कि -6
और 2 में से कौन बड़ा है, -6 और 2 में से कौन बड़ा है। तो आप देखिए कि जितना ये इधर रहेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो संख्या जितनी राइट साइड में रहेगी वो क्या होगी, उतनी बड़ी होगी, और लेफ्ट साइड में जितनी जाती आएगी उतनी क्या होती आएगी, छोटी होती आएगी। इसको आप एक तरीके से और याद रख सकते हो कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होगी, वो छोटी होगी। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही वो क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मतलब ये 6 है, 6 2 से बड़ा है, लेकिन किस में है, माइनस में। इसलिए इसका मतलब क्या है कि कौन सी संख्या बड़ी है, 2 बड़ा है। ऐसे अगर हो -4 और -6, अब देखिए 4 और 6 में से तो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, ठीक है, लेकिन दोनों माइनस के हैं, तो माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब कौन बड़ा है यहाँ पर, 4 बड़ा है, क्योंकि 4 क्या है, छोटा है 6 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 और 8, तो ये तो आपको पता है कि कौन बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है, क्योंकि 8 किधर आएगा, इधर आएगा, और 5 किधर आएगा, इधर आएगा। तो जितना हम राइट हैंड साइड में जाते जाएंगे उतनी संख्या क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। अब -2 यहाँ है, और प्लस का 9 कहाँ है, इधर है, तो बड़ा कौन होगा, 9 बड़ा होगा। ऐसे ही -3 और -1, तो -3 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो इधर जा रहे हैं, तो इधर बड़ा कौन होगा, -1, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको जमाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कर दीजिए। अब इसमें आपको जमाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ट्राई कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिव संख्या देखिए, पॉजिटिव संख्या में सबसे बड़ी कौन है, 9, तो 9 सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा देखें तो फिर कौन आ गया, +4, फिर कौन आएगा, +3। इसके बाद क्या है, -2 है, 0 है और 8 है, तो फिर कौन आएगा, 0 आएगा। फिर -2 क्या आएगा, और फिर -8। मतलब कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। -2 जो है वो 8 से छोटा है, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और माइनस की संख्या से 0 क्या हो गया, बड़ा, और फिर 3 4 और 9, इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जितनी चीज़ें आज हमने पढ़े हैं ये आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। इनकी थ्योरियाँ आपने मैं जो बोला हूँ वो आपको लिखना है और उन्हें अच्छे से याद करना है। तो अभी जो चीज़ें रह गई हैं इन्हें हम अगले सेक्शन में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।